जीव और समष्टियाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, प्रकाश जीवों के लिए प्रमुख अजैव कारक कैसे हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषित द्वारा खाद्य उत्पन्न करते हैं, जिसमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप एक प्रमुख कारक है। बहुत से पौधे पुष्पन हेतु अपनी दीप्तिकालिक या फोटोपीरियोडिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धूप पर निर्भर करते हैं। बहुत से प्राणियों के लिए भी प्रकाश इस रूप में महत्वपूर्ण है कि वे प्रकाश की तीव्रता और अवधि में दैनिक तथा मौसमी विभिन्नताओं को अपनी खाने की खोज, जनन तथा प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम में लाते हैं। इस प्रकार प्रकाश जीवों के लिए एक प्रमुख अजैव कारक होता है। दूसरा प्रश्न, प्राणी निलंबन कर दबाव वाले परिस्थितियों से कैसे बचते हैं? जीवाणुओं, कवकों और निम्न पादपों में विभिन्न प्रकार के मोटी भित्ति वाले बीजाणु बन जाते हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता मिलती है। प्रतिकूल परिस्थिति में झील और तालाबों में प्राणी पलवक या जूप्लैंक्टन की अनेक जातियां उप्रति या डायपॉज में आ जाती हैं, जो निलंबित परिवर्तन की एक अवस्था है। उच्च पादपों में बीज उनके परिक्षेपण में सहायता करने के अतिरिक्त दबाव वाले समय से पार पाने के साधन के रूप में काम आते हैं। वे अपनी उपापचयी सक्रियता को कम कर और प्रसुप्ति डॉर्मेंसी अवस्था में जाकर दबाव से बचते हैं। शीत ऋतु में भालू शीत निष्क्रियता में जाकर दबाव से बचते हैं। कुछ मछलियां ग्रीष्म ऋतु से संबंधित ताप तथा जल सूखने जैसी समस्याओं से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन में चली जाती हैं। यह कुछ प्राणी थे जो निलंबन कर दबाव वाले परिस्थितियों से बचते हैं। तीसरा प्रश्न, मरुस्थलीय पौधों में कैसे अनुकूलन दिखते हैं? पहला, मरुस्थलीय पौधों के पत्तियों के सतह पर मोटी उपत्वचा या क्यूटिकल और इनके स्टोमेटा धसे होने के कारण वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि होती है। मरुस्थल में C4 पौधे मिलते हैं। C4 पौधों की यह खासियत होती है कि यह दिन के समय अपना स्टोमेटा बंद रख सकते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन घट जाती है। नागफनी या उपंशिया की पत्तियां नहीं होती, बल्कि कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे जल की न्यूनतम खर्चा होती है। इस प्रकार मरुस्थलीय पौधों ने अपने आप को वहां के परिस्थितियों से अनुकूलित कर लिया है। चौथा प्रश्न, समष्टि के कुछ गुण बताएं। समष्टि के कुछ गुण इस प्रकार हैं। पहला है, हर समष्टि का एक जन्म दर और मृत्यु दर होता है। जन्म दर व्यक्ति की जन्म प्रति 1000 दर होती है और मृत्यु दर प्रति व्यक्ति मृत्यु दर माना जाता है। दूसरा गुण है समष्टि का लिंग अनुपात। एक समष्टि में नर और मादा के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। हर समष्टि की एक अलग लिंग अनुपात होती है, जो नर और मादा की संख्या पर निर्भर करती है। तीसरा गुण है आयु वितरण। एक समष्टि भिन्न आयु वाले व्यष्टियों से मिलकर बनती है। एक समष्टि की जनसंख्या को बढ़ती, स्थिर या घटती उसमें भिन्न आयु की व्यक्तियों की संख्या अर्थात आयु वितरण से पता लगाया जा सकता है। और चौथा है समष्टि घनत्व। समष्टि के आकार को समष्टि घनत्व कहा जाता है। समष्टि में किसी भी पारिस्थितिक प्रक्रम का मूल्यांकन उसके घनत्व में कोई परिवर्तन से किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न, संभार तंत्र वृद्धि के दौरान समष्टि वृद्धि में क्या परिवर्तन आता है? सबसे पहले होता है लैग फेस। इस फेस के दौरान प्रारंभ में धीमी वृद्धि होती है। फिर आता है त्वरण वृद्धि। लैग फेस के बाद समष्टि घनत्व तीव्रता से बढ़ती है, क्योंकि बहुत संसाधन काफी मात्रा में मिलता है। मंदन त्वरण वृद्धि के बाद फिर वृद्धि मंद होने लगती है।
जैसे जैसे संसाधन घटने लगता है। और अंत में आता है अंतस्पर्शी प्रावस्थाएं, जब समष्टि घनत्व पोषण क्षमता तक पहुंच जाती है और वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार संभार तंत्र वृद्धि के दौरान समष्टि वृद्धि में परिवर्तन आता है। छठा प्रश्न, चरघातांकी वृद्धि और संभार तंत्र वृद्धि में क्या अंतर है? चरघातांकी वृद्धि, इस वृद्धि में समष्टि के पास असीमित संसाधन होते हैं, और संभार तंत्र वृद्धि, इस वृद्धि में समष्टि के पास सीमित संसाधन होते हैं। चरघातांकी वृद्धि, इस वृद्धि में जे आकार का वक्र बनता है। संभार तंत्र, इस वृद्धि में सिग्मोइड वक्र बनता है। चरघातांकी, इस समष्टि वृद्धि में समष्टि की कोई पोषण क्षमता नहीं होती है। संभार तंत्र, इस समष्टि वृद्धि में हर समष्टि की एक पोषण क्षमता होती है। चरघातांकी वृद्धि, इसमें असीमित संसाधन के कारण समष्टि वृद्धि चरघातांकी और एक्सपोनेंशियल वृद्धि होती है। इसमें सीमित संसाधन के कारण समष्टि वृद्धि लॉजिस्टिक वृद्धि होती है। चरघातांकी समष्टि वृद्धि रुकती नहीं है। संभार तंत्र, समष्टि वृद्धि उसके पोषण क्षमता पर आकर रुक जाती है। सातवां प्रश्न, परभक्षण से बचने के लिए शिकारी जातियों ने किन रक्षा विधियों को विकसित किया है? शिकारी जातियों में रक्षा विधियां कुछ इस प्रकार है। कीटों और मेंढकों की कुछ जातियां परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन होती है। दूसरा है, कुछ शिकार जातियां वैशीली होती है और इसलिए परभक्षी उन्हें नहीं खाते, जैसे कि मोनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण यह अपने परभक्षी, जो एक पक्षी है, उसके लिए बहुत ही अरुचिकर यानी स्वाद में खराब होता है। पौधों में रक्षा के सबसे सामान्य आकारिकीय संसाधन है कांटे, जो कैक्टस में मिलते हैं, जो परभक्षी से उन्हें बचाते हैं। परभक्षी से बचने के लिए कुछ पादप ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार, पाचन का संदमन, उनके जनन को भंग या उन्हें मार देते हैं। इस प्रकार शिकारी जातियां परभक्षण से बचते हैं। आठवां प्रश्न, सहभोजता क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। यह समष्टियों के अंतर्गत एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न हानि न लाभ। इसे सहभोजता कहते हैं। सहभोजता का उदाहरण समुद्री एनीमोन और उनके दंशन स्पर्शकों स्टिंगिंग टेंटिकल के बीच में रहने वाले क्लाउन मछली का है। इस पारस्परिक क्रिया में समुद्री एनीमोन के दंशन स्पर्शकों से मछली को परभक्षियों से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि परभक्षी दंशन स्पर्शकों से दूर रहते हैं। परंतु मछली से एनीमोन को कोई लाभ नहीं मिलता और न ही उसको कोई हानि होती है। इस प्रकार समुद्री एनीमोन और क्लाउन मछली सहभोजता में रहते हैं। पादप प्राणी संबंध का एक उदाहरण देते हुए सहोपकारिता की व्याख्या करें। पादप के अचल होने के कारण पादपों को अपने पुष्प परागित करने के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए होती है। इन जीवों को परागनकारी कहते हैं। पुरस्कार अथवा शुल्क के रूप में परागनकारियों को पराग और मकरंद प्रदान करते हैं। पादप को अपने बीज फैलाने के लिए भी अन्य जीवों की सहायता चाहिए होती है। पादप इस सहायता के बदले प्रकीर्णों को रसीले और पोषक फल देते हैं। इस प्रकार पादप और प्राणी सहोपकारिता में जीवित रहते हैं, जिसमें पारस्परिक क्रिया से परस्पर क्रिया करने वाले दोनों जातियों को लाभ होता है। इसे ही हम सहोपकारिता कहते हैं, जो पादप प्राणी संबंध में दिखता है।